नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। सर्द नवंबर की रात झांसी महोबा हाईवे पे चलती एक पुरानी बस और खिड़की के साथ साथ बिना पैरों के तैरता एक आदमी जिसने मोटा फटा हुआ कोट पहन रखा है। ड्राइवर उसे जितना नजरअंदाज करता है वो उतना ही करीब आता जाता है। कहते हैं जो उसकी आंखों में झांक ले फिर कभी अकेला सफर नहीं करता। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र साहू है। मैं झांसी से महोबा की सरकारी बस चलाता हूं। ठंडी नवंबर की रात थी। बारिश थोड़ी देर पहले ही थमी थी। सड़कें धुली धुली चमक रही थी, पर हवा में इतनी सर्दी थी कि खिड़कियों के शीशों पर धुंध जम रही थी। रात के लगभग 9:30 बजे होंगे। उस समय आमतौर पर सड़कें खाली रहती हैं, पर उस दिन तो जैसे पूरी दुनिया ही सो गई थी। दूर दूर तक कोई बाइक, कोई ट्रक, कुछ भी नहीं। बस में मुश्किल से 6 यात्री थे। लोग कंबल में लिपटे बैठे थे। बीच बीच में कोई नाक सुड़कता या खिड़की बंद कर लेता। मेरा कंडक्टर गुलशन, जो हमेशा मजाक करता रहता था, उस रात जरूरत से ज्यादा चुप था। टिकट काटते वक्त उसका ध्यान बार बार बाहर की तरफ जा रहा था। मैं हंसकर बोला, क्यों भाई, आज इतनी सर्दी लग रही है क्या? वो बोला, भैया सर्दी तो है ही, पर आज रास्ता कुछ भारी सा लग रहा है। मैंने बात को हंसी में उड़ा दिया। ड्राइवर अगर डर मान ले तो फिर काम कैसे करे? मैंने रेडियो चलाने की कोशिश की, पर उसमें सिर्फ खड़खड़ की आवाज आ रही थी। मजबूरी में उसे बंद करना पड़ा। हम बांदा रोड के उस हिस्से में पहुंचे जहां दाईं तरफ उजड़ा हुआ पुराना बंगला पड़ता है। उस पूरे इलाके के पेड़ ऐसे लगते हैं मानो उनकी उम्र इंसानों से भी लंबी हो। रात में हवा जब उनमें से निकलती है तो एक अजीब सीटी जैसी आवाज करती है। पुराने ड्राइवरों ने मुझे कई बार बताया था कि उस बंगले के पास देर रात कोई आदमी चलता दिखाई देता है, पुरानी कोट पहने, झुकी कमर वाला। लेकिन मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। इस रास्ते पर मैं रोज आता जाता था, पर कभी कुछ देखा नहीं। पर उस रात कुछ अलग था। जैसे ही बस उस मोड़ पर मुड़ी, अचानक गुलशन मेरे पास आकर बोला, भैया धीरे चलाना, सामने वाले पेड़ के पास कुछ हिल रहा है। मैंने हेडलाइट सीधी की। दूरी पर छाया दिख रही थी, पर साफ कुछ नहीं दिखा। बारिश की वजह से सड़क किनारे की मिट्टी काली और चमकीली हो गई थी। उसी पर कोई लंबा सा साया जैसे हिलता प्रतीत हुआ। मैंने धीमी आवाज में कहा, कुत्ता भत्ता होगा, तू तो बस यूं ही डरता है। पर मेरी खुद की गर्दन में भी एक अनजानी सनसनी दौड़ रही थी। हम बस को थोड़ी रफ्तार से बढ़ाते हुए बंगले के करीब पहुंचे। बस की हेडलाइट जैसे ही पुराने लोहे के गेट पर पड़ी, मैं साफ देख पाया कि बंगले की टूटी खिड़की के पास कोई खड़ा है। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक लंबी परछाई। मैंने नजर झपकी और वो गायब। बस थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि पिछली तरफ बैठे एक बुजुर्ग यात्री ने आवाज दी, ड्राइवर साहब बस रोको। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। सोचा शायद उन्हें उल्टी चक्कर जैसा कुछ हो गया होगा। मैंने पीछे मुड़कर पूछा, क्या हुआ बाबूजी? उन्होंने हाथ से खिड़की के बाहर इशारा किया और धीमी कांपती आवाज में बोले, अभी अभी कोई आदमी खिड़की के साथ साथ चल रहा था, मेरी सीट की बराबरी में। बस में बैठे बाकी लोग भी घबराकर इधर उधर देखने लगे। गुलशन ने तुरंत टॉर्च उठाई और खिड़की से बाहर रोशनी डाली, पर वहां खाली सड़क थी। गुलशन धीरे से बोला, भैया यही आदमी की कहानी लोग बताते हैं, वही पुरानी कोट वाला। मैंने उसे डांट कर चुप कराया, पागल है क्या, रात में परछाई बड़ी दिखाई देती है। लेकिन जो मैंने ठीक उसी वक्त महसूस किया, उसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। जैसे ही मैंने बस दोबारा स्टार्ट की, एक ठंडी हवा का झोंका सीधे भीतर आया। इतनी ठंडी कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गईं। मैंने खिड़कियां चेक की, सब बंद थीं। सवारी भी एक दूसरे को देख रही थी। किसी की भी आवाज नहीं निकल रही थी। बस बंगले से आगे निकल चुकी थी, पर मेरा ध्यान बार बार दाएं खिड़की पर जा रहा था। सड़क के उस हिस्से में एक लंबी, काली, पतली आकृति बस के बराबर चलती हुई से महसूस हो रही थी। मैं देख नहीं पा रहा था, पर उसकी उपस्थिति जैसे बस के शीशे छू रही हो। गुलशन मेरे पास खड़ा हो गया। बोला, भैया लग रहा है कोई साथ साथ चल रहा है।
मैंने कहा चुप रह गुलशन, सब डर जाएंगे। पर उसकी आंखों में डर साफ था। वो मजाक करने वाला गुलशन नहीं था इस समय। कुछ मिनट और चले होंगे कि अचानक बाईं खिड़की पर किसी ने जोर से थपथपाया। थक! बस के अंदर सभी उछल पड़े। गुलशन चिल्लाया, कौन है? मैंने तुरंत बस रोकी, पर बाहर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। एक यात्री बोला, ड्राइवर साहब, ये ठीक नहीं लग रहा, हमें जल्दी निकलना चाहिए। दूसरा बोला, ये रास्ता अब शकुनी है, सुना है इस बंगले के पास एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, वही रात में दिखाई देता है। मैंने यात्रियों को संभाला, आप लोग मत डरिए, बस खराब भी हो सकती है आवाज से। पर सच ये था कि मैं खुद अंदर से हिल चुका था। बस चलाते वक्त मुझे लगा जैसे कोई बार बार खिड़की से झांक रहा है, कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ। पर मैं ये सोचकर नजरें दूसरी ओर कर लेता कि ये सब मेरा भ्रम है। रास्ते में आने वाला अगला ढाबा सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था। मैंने सोच लिया था कि वहां रुककर सबको चाय पिला दूंगा, शायद माहौल थोड़ा हल्का हो जाए। पर ढाबे से ठीक पहले मोड़ पर अचानक हेडलाइट की रोशनी में वही आदमी दिखाई दिया, पुरानी भूरे रंग की कोट पहने, सिर झुकाए, सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ा। इस बार वो साफ दिखाई दे रहा था। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। गुलशन ने डर कर मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, ये इंसान नहीं है। सवारी दबे स्वर में चिल्लाने लगी। 3-4 लोग खड़े हो गए, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे आने की। मैंने हिम्मत करके बाहर देखने की कोशिश की। वो आदमी वहीं खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, बस की ओर मुंह करके। और तभी उसने अपना सिर हल्का सा उठाया। उसका चेहरा जैसे बारिश में गल चुका हो, आंखें अंदर धसी हुई और होंठ ऐसे जैसे टांके खुल गए हों। मेरे रोंगटे जम गए। मैं कुछ बोल पाता इससे पहले हेडलाइट झपकी और वो गायब हो गया, मानो वहां कभी कोई था ही नहीं। बस में सन्नाटा छा गया। मैंने तुरंत गाड़ी ढाबे की ओर मोड़ी, क्योंकि अब मैं भी रुकना चाहता था। लेकिन ढाबे की रोशनी पास आते ही मुझे एक और बात समझ आई। मेरी बस की खिड़कियों पर बाहर से गीले हाथों के ताजा निशान थे। सिर्फ एक जगह नहीं, पूरी खिड़की पर, जैसे कोई चल चल कर हर शीशे को छूता आया हो। उस रात पहली बार मुझे यकीन हुआ कि इस रास्ते पर कुछ ऐसा था जिसे ना देखना भी उतना आसान नहीं, और देख लेना उससे भी ज्यादा खतरनाक। बस ढाबे से आगे बढ़ चुकी थी, पर मेरा मन अभी भी स्थिर नहीं था। सवारियां चुप थीं, जैसे सब एक दूसरे की सांसों तक सुन सकते हों। सड़क पूरी तरह काली, चारों तरफ सिर्फ गीली मिट्टी की सूंधी, लेकिन भारी गंध। इंजन की आवाज उस सन्नाटे के बीच गूंज रही थी, मनो अंधेरा खुद भी सुन रहा हो। मैंने ध्यान सड़क पर जमा रखा था। गुलशन मेरी सीट के पीछे खड़ा था, हाथ में टॉर्च दबाए हुए, पर उसका हाथ कांप रहा था। मुझे लग रहा था अब शायद कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में हम अगली पुलिया पार कर सुरक्षित इलाके में पहुंच जाएंगे। लेकिन डर का खेल तब शुरू होता है जब इंसान यही सोच ले कि अब सब ठीक हो गया। इसी बीच अचानक दाईं तरफ की खिड़की पर एक हल्की सी आवाज हुई, थप। पहले मुझे लगा कोई पत्थर उछल कर लगा होगा। बारिश के बाद सड़क पर चलाते हुए यह अक्सर होता है। मैं अनदेखा कर आगे देखने लगा। बस की रफ्तार लगभग 50 थी। सड़क साफ और सीधी, कुछ भी असामान्य नहीं। लेकिन 2 सेकंड बाद वही आवाज फिर आई, थप। इस बार थोड़ा लंबी। मेरी गर्दन खुद ब खुद सख्त हो गई। मैंने ड्राइविंग मिरर में देखा, गुलशन भी उसी दिशा की ओर घूर रहा था। उसके होंठ सूख चुके थे। उसने धीरे से पूछा, भैया सुना आपने? मैंने जवाब नहीं दिया। दिल नहीं कर रहा था कि आवाज को कोई मान्यता दूं। लेकिन तीसरी बार आवाज आई, अब थोड़ी तेज, थप थप। इतनी साफ, इतनी निश्चित, जैसे किसी ने जानबूझकर बस की खिड़की पर अपने उंगलियों से निशान छोड़े हों। बस की रफ्तार 50 थी। कोई इंसान, कोई जानवर इस स्पीड पर बराबर नहीं चल सकता। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कसते गए। सवारियों ने भी गौर करना शुरू कर दिया था। सबसे पीछे बैठे 2 लड़के एक दूसरे को देखने लगे। मैंने हिम्मत करके दाएं खिड़की के शीशे में देखा। पहले तो कुछ नहीं दिखा, सिर्फ काली रात और हेडलाइट की हल्की चमक जो बस से परावर्तित होकर घास पर पड़ती थी। लेकिन अगली ही सांस में मैंने कुछ देखा।
एक काला साया बस की खिड़की के साथ साथ सरकता हुआ। वो दौड़ नहीं रहा था, बस ऐसे चल रहा था जैसे कोई इंसान धीरे धीरे टहलता है, पर उसकी चाल असामान्य थी। कदम बहुत लंबे, शरीर बारीक और अटपटा, जैसे उसका ढांचा इंसान ही ना हो। गुलशन घबरा कर बोला, भैया बस मत रोको, जो भी है उससे आगे निकलना जरूरी है। पर क्या मैं खुद रुकना चाहता था? बिल्कुल नहीं। मेरे पैर ने बिना सोचे एक्सेलरेटर दबाया। बस 40 से 50, 50 से 60 पर गई, पर वो थप थप जारी रही। थप थप थप्पा। अब वो ताल की तरह नहीं बल्कि चेतावनी जैसी लगने लगी थी। एक सवारी ने दबी आवाज में कहा, ड्राइवर साहब, बाहर कोई है क्या? मैंने घूमकर देखा भी नहीं। डरता था कि कहीं मेरे चेहरे का डर यात्रियों में फैल न जाए। मैंने बस इतना कहा, किसी चीज की परछाई होगी, कुछ नहीं है। पर सच्चाई ये थी कि मैं खुद नहीं जानता था क्या चल रहा है। धीरे धीरे थप थप एकदम नजदीक आने लगी, जैसे किसी ने खिड़की के शीशे को उंगलियों के नाखून से खुरच दिया हो। उस आवाज में एक सिहरन थी। आवाज भीतर तक चीर रही थी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और दाईं तरफ झट से देखा। खिड़की के साथ चलते उस साये का चेहरा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसकी पुरानी गली सड़ी कोट की झिलमिलाहट हेडलाइट की रोशनी में चमक रही थी। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैरता हुआ बस की स्पीड के साथ साथ चल रहा था। मेरी सांस अटक गई। गुलशन बुदबुदाया, ये इंसान नहीं, ये वही है जो पुराने बंगले में दिखता है, वही। मैंने उसे चुप कराया, कुछ मत बोल। पर किससे क्या छुपाते? सवारियों की आंखों में डर पहले से बसा हुआ था। जहां भी कोई खिड़की थी, लोग उससे दूर होते जा रहे थे। थप थप अचानक बंद हो गई। बस भीतर से एकदम शांत, इतना शांत कि किसी का दिल धड़कना भी सुना जा सकता था। मैंने सोचा शायद वो चीज हट गई, शायद हम उससे आगे निकल आए। पर तभी बाईं खिड़की पर एक जोरदार आवाज आई, ठप। पूरा शीशा जैसे हिल गया। गुलशन चीख कर पीछे हट गया। 2-3 सवारियां उठकर गलियारे में आ गई। एक औरत तो रोने लगी। मैंने बस संभाली, कोई खिड़की के पास मत जाए, बीच में खड़े रहो। पर अब सबसे डरावनी बात सामने आई। जिस तरफ से थपथपाहट शुरू होती, उसी तरफ की खिड़की पर बाहर की तरफ से गीले हाथों के निशान उभर जाते। लंबी उंगलियां, पतली, अस्वाभाविक, जैसे किसी के हाथ पानी में फूले हुए हों। वो हाथ बस के शीशे पर ऐसे सरकते जा रहे थे मानो हमें अंदर से महसूस कर रहे हों, जैसे देख रहे हों कि किसे सबसे ज्यादा डर लग रहा है, किसे पहले बाहर खींचा जा सकता है। मैंने बस को और तेज किया। सड़क पर हवा चीखने लगी थी, पर उस साये की चाल बिल्कुल वैसी ही थी, धीमी, स्थिर, हमारे बराबर। सवारियां लगातार भगवान का नाम ले रही थी। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, ये वही है जिसे यहां किसी ने रात में कुचल दिया था। उसकी मौत अधूरी है और यह हर गुजरती बस के साथ चलता है। उनकी आवाज में यकीन था और मेरे मन में डर। हम एक मोड़ पर पहुंच रहे थे जहां सामने का इलाका थोड़ा खुला था। मैंने उम्मीद की शायद खुली जगह में यह साया गायब हो जाए, लेकिन मोड़ पर बस जैसे ही मुड़ी, वो आकृति दाईं तरफ से एक पल में बाईं तरफ आ गई। बिना दौड़े, बिना हिले, बस एक झटके में जैसे हवा में तैर कर दूसरे किनारे पहुंच गई हो। गुलशन कांपते हुए बोला, भैया ये हमें छोड़ने वाला नहीं है। मेरे माथे पर पसीना आ गया था। सर्द रात में भी मैंने खुद को मजबूत करते हुए कहा, जब तक बस चल रही है कुछ नहीं होगा, बस देखते मत रहो, नजर मत मिलाना, नजर मत मिलाना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर किसी ने उसका चेहरा साफ देख लिया तो शायद वो बस में चढ़ जाएगा। थपथपाहट फिर शुरू हुई। इस बार बस की छत पर एक एक कदम की तरह टक टक टक, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। सवारियों ने सिर उठाकर ऊपर देखा। गुलशन ने टॉर्च छत की तरफ तानी, पर रोशनी केवल कंपन दिखा सकी। मैं बस को रफ्तार देता गया, मन ही मन यही सोचते हुए कि आखिर ये कब तक चलेगा, कहां खत्म होगा ये डर। लेकिन जोरदार थप-थप के बीच मैंने देखा कि सामने सड़क एक और वीरान मोड़ की ओर जा रही थी। उस मोड़ की ओर जहां अक्सर हादसे होते थे, जहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई घर नहीं, सिर्फ काली पहाड़ी और सूखे पेड़। बस उस अंधेरे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी और हवा का बहाव अचानक भारी हो गया था, जैसे किसी ने सड़क के ऊपर अदृश्य चादर डाल दी हो। इंजन की घरघराहट,
पहियों की रगड़, यात्रियों की दबी सांसें, सब मिलकर एक ही बात कह रहे थे कि आगे कुछ भी सामान्य नहीं होने वाला। वो साया जो अब तक परछाई की तरह सड़क रहा था, अचानक साफ दिखाई देने लगा और तभी हेडलाइट की रेखा उस पर ठीक से पड़ी। वो कोई परछाई नहीं था, एक आदमी था, पुराने जमाने का, लंबा ऊनी कोट पहने। कोट गीला था जैसे पानी में भीगा हो और हर कदम पर उससे बूंदें टपक रही थीं, जबकि उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। कोट का रंग शायद कभी भूरा रहा होगा, पर अब गाढ़े कीचड़ जैसे कालेपन में बदल गया था। उसका चेहरा सफेद, असामान्य रूप से सफेद, जैसे सांसें सालों पहले ही निकल चुकी हो, पर आंखें लाल कोयले की दहकती वाग जैसी। वो बस के दाएं तरफ ड्राइवर की खिड़की के बराबर बिल्कुल समान गति से चल रहा था। न दौड़ रहा था, न तैर रहा था, बस साथ चल रहा था। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जम गईं। दिल ऐसा धड़क रहा था कि घुटनों तक कंपन महसूस हो रहा था। मैंने घबराकर ब्रेक दबाए, पर उसी पल पीछे से गुलशन चीख पड़ा, भैया, खिड़की के बाहर आदमी कौन है? कौन है? उसकी आवाज में दहशत इतनी थी कि बस में बैठे सब हिल गए। सवारियों ने डर के मारे उछलकर गलियारे में जगह बना ली। 2 छोटे बच्चे तो रोने लगे। मैंने दाईं ओर देखा, वो चेहरा और नजदीक आ गया था, इतना करीब कि खिड़की और उसके चेहरे के बीच कुछ सेंटीमीटर का ही फासला था। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में अटक गई। पहली बार महसूस हुआ कि कोई इंसान भी इंसान की तरफ ऐसे नहीं देखता। उस नजर में कुछ था, कुछ ऐसा जो आपके भीतर घुसकर आपकी दबी हुई यादें भी पढ़ सकता हो, आपकी सांस रोक सकता हो, आपको वहीं जमा सकता हो। मैंने घबराकर स्टीयरिंग पर जोर से पकड़ बनाई और झटके से एक्सीलरेटर दबाया। बस आगे उछली, पर वो आदमी, वो साया वहीं बना रहा, न पीछे न आगे, बस बराबर। अब बस की रफ्तार 70 के करीब थी, पर वहां जैसे हवा में तैरता हुआ उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न खुशी, न गुस्सा, न दर्द, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक खालीपन, एक अंतहीन अंधेरा। गुलशन मेरे कान के पास लगभग फुसफुसाया, भैया ये आदमी नहीं है, ये कुछ और है। मैंने गल लिया, गुलशन खिड़की से दूर रह, इससे नजर मत मिलाना। पर गुलशन की नजर पहले ही उससे टकरा चुकी थी। उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई, सवारियां घबराहट में दुबक गईं। 2 औरतें राम राम जपने लगीं। एक बुजुर्ग आदमी ने आंखें बंद कर लीं, मानो उसे सब पता हो, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन अब सबसे डरावना हिस्सा शुरू हुआ। वो साया, वो आदमी धीरे धीरे अपना चेहरा खिड़की के बेहद करीब लाने लगा, जैसे किसी चीज को सूंघ रहा हो या पहचान रहा हो। उसकी लाल आंखें कांच के पार मेरे चेहरे पर टिक गईं। मैं जितना ड्राइव पर ध्यान लगाने की कोशिश करता, वो उतना झुककर और करीब आ जाता। और तभी उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। लंबी सिकुड़ी हुई उंगलियां, सफेद फूली हुई त्वचा, नाखून जैसे सड़े प्याज की परतें हों। उसने खिड़की के शीशे पर उंगलियां रखी। एक ठंडी सी आवाज हुई, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा गर्म लोहे पर रखा हो। मैंने महसूस किया कि बस के भीतर अचानक और भी ठंड बढ़ गई थी। मेरी उंगलियां सुन्न होने लगी थीं। लग रहा था ये ठंड बाहर से नहीं, उसके हाथ से फैल रही है। गुलशन ने डर के मारे मेरा कंधा पकड़ लिया। उसका हाथ पूरा कांप रहा था। उसने धीमे लेकिन साफ पूछा, भैया ये क्या चाहता है? मैं खुद नहीं जानता था, पर मुझे एक बात साफ महसूस हो रही थी, वो आदमी सिर्फ देखकर खुश नहीं था, वो किसी को ढूंढ रहा था। और जिस तरह वो मेरे खिड़की के पास अटका था, लगा जैसे मैं ही उसका निशाना हूं। बस आगे बढ़ रही थी, पर सड़क गायब होती जा रही थी। धुंध इतनी घनी कि 10 मीटर आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हेडलाइटें जैसे काले धुएं में घुसकर बुझ रही थीं और उस धुंध में उस आदमी का चेहरा और भी डरावना दिखाई दे रहा था, जैसे उसका असली रूप अभी सिर्फ आधा ही दिखा। थोड़ी दूरी पर एक छोटा पुल आने वाला था, पुल जहां सड़क बेहद संकरी होती है। मुझे अपनी आंखें सड़क पर टिकानी थीं, पर वो आदमी, वो साया मेरे हर ध्यान को खींच रहा था, जैसे कह रहा हो, डर मत, बस देख। किसी ने कहा, हे भगवान बचा ले। मेरा दिल इसीलिए नहीं धड़का कि वो गायब हुआ, मैं इसलिए डर गया क्योंकि जब वो गायब हुआ, खिड़की के ठीक नीचे बस के साइड मिरर में मैंने उसे फिर देखा। इस बार वो मेरी सीट के ठीक पीछे खड़ा था, बस के भीतर गलियारे में, सवारियों के बीच, और किसी को पता भी नहीं था कि वो अंदर आ चुका है।
उसकी लाल आंखें अब मेरी पीठ में गड़ी थी। मैं स्टीयरिंग पकड़े पकड़े जम गया। गुलशन ने पीछे देखा और जो उसने देखा, उसके चीखने से पहले मैंने बस को संभालने की कोशिश की। बस अब उस पुल को पार कर चुकी थी, पर मेरा मन जैसे उसी पुल पर अटका रह गया था। हवा में नमी बढ़ गई थी और सड़क पर लिपटी धुंध अब बस की हेडलाइट को भी निकलने लगी थी। लगता था जैसे पूरी दुनिया एक ही रंग धूसर में डूब गई हो। इंजन की आवाज लंबी सुरंग में गूंजती हुई लग रही थी, जबकि बस की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी। गुलशन पीछे की तरफ बार बार देख रहा था, पर उसके चेहरे पर इतना डर बस एक ही बार मैंने देखा था, जब कई साल पहले उसने रात के जंगल में एक हादसे को अपनी आंखों से देखा था। वो बोल भी नहीं पा रहा था, उसकी आवाज गले में ही अटक जाती। सवारियों में खुसुर-फुसुर बंद हो चुकी थी। कोई रो नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था, बस सबके चेहरे सुन, मानो आत्माएं शरीर छोड़ने के किनारे खड़ी हों। इसी दौरान अचानक दाई खिड़की पर फिर एक आवाज हुई, खड़र। पहले धीमी, जैसे किसी ने नाखून फिराया हो। मैंने सोचा शायद कोई डाल हो, लेकिन पेड़ तो उस हिस्से में दूर दूर तक नहीं थे। खड़ खड़ खड़। फिर वही आवाज, इस बार लंबी, इतने कि मेरी रीढ़ में एक सिहरन उतर गई। मैंने दाईं तरफ झट से देखा और वो वहीं था, वो आदमी, कोट वाला, उसी गीली ऊनी कोट के साथ जैसे बारिश में गलती हुई लाश हो। उसका चेहरा अभी भी सफेद, पर अब पहले से ज्यादा करीब, इतना कि खिड़की पर उसकी सांस की ठंडक से धुंध जम रही थी। उसकी सूखी लंबी उंगलियां दुबली टेढ़ी और काले पड़े नाखूनों वाली खिड़की के शीशे पर रगड़ रही थीं। खड़ खड़ खड़। एक लय में, एक निश्चय के साथ ऐसा लग रहा था कि वो खिड़की को खुरच नहीं रहा, बल्कि उसे काट रहा है। धीरे धीरे, जैसे उसे सिर्फ कुछ परतें हटानी हो, फिर अंदर आएगा। मैंने बस की स्पीड बढ़ाई, 60, 65, 70, पर वो साया उसी रफ्तार से साथ चलता रहा, ना आगे न पीछे, बस बराबर। उसकी चाल इंसान ही नहीं, बल्कि ऐसी जैसे धरती का एक हिस्सा हवा में उछलकर बस से चिपक गया हो। गुलशन ने डर के मारे मेरे कंधे पर हाथ रखा और कांपते हुए बोला, भैया ये अंदर आने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे झड़का, कुछ मत बोल, नजर मत मिलाना। लेकिन उसकी आवाज में इतना डर था कि मेरी अपनी सांसें डगमगाने लगी। खट खड़। अब वो उंगलियां सिर्फ रगड़ में रही थीं, जैसे किसी पुराने ताले में चाबी फंसाकर खोला जा रहा हो। शायद शीशा अंदर से हल्का सा हिल भी रहा था। एक यात्री ने डर से रोते हुए कहा, ड्राइवर साहब रुकिए मत, बस चलते रहना भगवान के लिए। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे। मैं लगातार सड़क पर नजरें टिकाने की कोशिश कर रहा था, पर वो प्राणी, उसकी उंगलियां, उसकी लाल आंखें, सब मेरे अंदर घुस गए थे। फिर अचानक उसने अपना चेहरा खिड़की से सटा दिया और मैं जीवन में पहली बार किसी मृत चीज का चेहरा इतना करीब से देख रहा था। उसकी नाक सूखी और सिकुड़ी हुई थी, जैसे किसी बूढ़े की चमड़ी। होंठ इतने फटे थे कि उनके बीच काले धब्बे दिखाई दे रहे थे। गाल अंदर धंसे हुए, पर आंखें, वो लाल आंखें मानो जिंदा न होकर भी जिंदा थीं। मैंने नजरें मोड़ने की कोशिश की, पर उसकी आंखें मुझे खींच रही थीं, जैसे किसी खाई का किनारा आपको भीतर खींच ले। गुलशन ने डर के मारे खिड़की से दूर हटने की कोशिश की और बोला, ये अंदर आएगा भैया, ये अंदर आएगा। अचानक खिड़की पूरी ताकत से हिली। ठप। बस में बैठे लोग उछल पड़े, किसी ने चीख मारी, एक बच्चा तो अपनी मां की गोद में बेहोश हो गया। मैंने हड़बड़ाकर स्टीयरिंग मोड़ा और बस थोड़ा सा डगमगा गई। एक यात्री सीट से गिरते गिरते बचा और ठीक उसी वक्त वो आदमी धुंध में खुलता हुआ गायब हो गया। एक पल में जैसे किसी ने उसकी परछाई मिटा दी हो। बस में मृत जैसी चुप्पी पसर गई। ऐसा सन्नाटा कि अगर कोई सुई गिरा देता तो उसकी आवाज भी डराने लगती। गुलशन धीरे से बोला, भैया खिड़कियों पर देखो। मैंने साहस जुटाकर दाईं तरफ देखा। खिड़की पर उंगलियों के निशान थे, लंबी असमान टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां, जैसे किसी ने गीले मिट्टी वाले हाथों से शीशा पकड़कर खींचा हो। निशान अभी भी ताजा थे, पानी की बूंदों की तरह ग्लास पर फिसल रहे थे। सवारियों की सांसें तेज हो गई।
सब लोग खिड़कियों से दूर खड़े थे, जिससे वो आदमी अभी भी बाहर मंडरा रहा हो। मैंने बस की स्पीड कम नहीं की। मुझे लग रहा था अगर मैंने थोड़ी भी रफ्तार घटाई तो वो फिर आ जाएगा, और इस बार सिर्फ खिड़की नहीं, खुरछेगा अंदर भी आ जाएगा। धीरे धीरे हवा का दबाव बदलने लगा। धुंध और गहरी होने लगी थी। सड़क अब और अंधेरी लग रही थी, और तभी बस के पिछले हिस्से से एक धीमी सी आवाज आई, एकदम हल्की पर साफ। टप टप, जैसे कोई गीला जूता फर्श पर रख रहा हो। गुलशन ने सफेद चेहरा लेकर मेरी तरफ देखा। मैंने बिना उसे देखे कहा, पीछे मत देख, कोई भी मत देखे। पर बस में बैठे किसी एक यात्री ने धीरे से उधर गर्दन घुमाई और उसी क्षण उसकी चीख बस में गूंज गई। मैंने मिरर में देखा, वो आदमी कोट वाला अब बस के भीतर के आखिरी कोने पर खड़ा था। सवारियों के पीछे गलियारे में उसकी उंगलियों से पानी टपक रहा था, फर्श पर गिरता हुआ, टप टप। और उसकी लाल आंखें अब सिर्फ मेरी ओर नहीं, बस के हर इंसान को देख रही थी। गुलशन की बात सुनकर मेरी रीढ़ में जैसे किसी ने बर्फ डाल दी हो। मैं कुछ क्षण बस की हेडलाइट्स के उजाले में सामने टकटकी लगाए बैठा रहा। सड़क पर हल्की धुंध थी और रात की नमी के कारण कांच के ऊपर भाप जमने लगी थी। बस के अंदर सन्नाटा ऐसा जैसे कोई सांस भी लेने से डर रहा हो। बाकी यात्री अपने सीटों पर सिकुड़ कर बैठे थे। कोई खिड़की की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर स्टीयरिंग थामने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि दोबारा इंजन चालू करूं या नहीं। सामने का सारा इलाका जैसे किसी छुपे हुए डर से भरा लग रहा था। हल्की हवा में पेड़ झूम रहे थे। उनकी शाखाएं सरसराती थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। गुलशन दूसरी सीट पर आकर बोला, मैया आगे बढ़ते हैं, यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है। उसकी आवाज भी कांप रही थी, पर उसमें डर से ज्यादा घबराहट थी। मैंने इग्निशन में चाबी घुमाई। इंजन ने एक बार झटका लिया, फिर शुरू हो गया। बस की हेडलाइटें दोबारा रास्ते को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। लेकिन मैं जानता था कि असली डर अब शुरू हुआ है, खत्म नहीं। बस धीरे धीरे आगे खिसक रही थी। मेरा दिल अचानक धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पास खड़ा है, बिल्कुल बस के नाक के सामने। मैंने गर्दन घुमाकर फ्रंट ग्लास की तरफ देखा तो मेरी सांस गले में अटक गई। कांच पर धुंध थी, पर धुंध के बीच से जैसे दो उंगलियों के निशान बने, ऊपर से नीचे खींचे हुए, जैसे कोई हाथ कांच पर फिसल कर गया हो। मैं भीतर ही भीतर जम गया। उंगलियों के निशान बस कुछ पल रहे, फिर धुंध में मिलकर गायब हो गए। गुलशन ने देखा, पुलिस उसने कुछ कहा नहीं। बस अब बंगले वाले मोड़ को पार कर रही थी। वही पुराना बंगला, टूटा फाटक, गिरा हुआ बरामदा और आधी दीवार पर चढ़ी हुई काई। कुछ साल पहले यहां कोई रहता था, पर अब यह खाली और सूना पड़ा था। लोग कहते थे कि यहां रात में कुत्ते भी नहीं भौंकते। मैं उस बंगले की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, पर नजर अपने आप घूमी गई। बरामदे की परछाई में जैसे कोई खड़ा था, लंबा, सीधे कंधों वाला, और उसी मोटे ऊनी कोट में जो मैंने अभी खिड़की पर देखा था। मेरा पूरा शरीर शून्य हो गया। कोट वाला आदमी वही था। वो बंगले के बरामदे से हमें ऐसे देख रहा था जैसे बस उसके लिए रुकी हो। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। हल्की हवा उसके कोट को झटका दे रही थी, पर उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। वो बस देख रहा था, ठंडा, खाली, बिना पलक झपकाए। मैंने महसूस किया कि बस उस मोड़ पर बहुत धीरे चल रही है, जबकि मुझे इसे तेज निकालना चाहिए था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने एक्सीलरेटर को पकड़ लिया हो। मैंने पैर से उसे और दबाने की कोशिश की, पर बस जैसे जिद्दी हो गई थी। धीरे धीरे रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। मैं बुदबुदाया, हे भगवान, जल्दी निकल। गुलशन ने किसी पुराने मंत्र की तरह कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी सांसें तेज थीं, पर शब्द टूटे फूटे निकल रहे थे। और फिर एक जोरदार धपाक की आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने बस के फ्रंट पर जोर से थप्पड़ मारा हो। बस एक झटके में हिल गई। मैंने डर के मारे तुरंत ब्रेक चिपका दिया। यात्री चिल्ला उठे। बस सड़क के किनारे रुकते रुकते एकदम सन्नाटे में ठहर गई। मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया था, पर अंदर कहीं एक छोटी सी बची हुई हिम्मत ने कहा, सामने देख, क्या लगा है। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें फ्रंट ग्लास पर उठाई, और जो दिखा उसने मेरी रूह को जैसे कुचल दिया। फ्रंट ग्लास पर वही चेहरा था, एकदम चिपका हुआ,
चमड़ी सफेद जैसे महीनों ठंड में जमी बर्फ हो, आंखें लाल जैसे किसी ने अंगारों से भरती हो, होठ नुकीले और फटे हुए और उनमें से हवा की एक सीटी निकल रही हो। मानो वो कुछ कहना चाहता हो। उसका चेहरा इतना पास था कि अगर मैं हाथ बढ़ाता तो उंगलियां कांच से टकरा जाती। बस के अंदर मातमी सन्नाटा। गुलशन ने हकलाकर कहा, भैया ये तो सामने खड़ा है। मैंने अपने होंठ भींचे, हिम्मत जुटाकर एक झटके में दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। बाहर ठंडी हवा जोर से लगी, पर डर उससे कहीं ज्यादा तेज था। लेकिन जैसे ही जमीन पर पांव पड़ा, मेरे पैरों के नीचे खालीपन महसूस हुआ, क्योंकि सामने कुछ भी नहीं था। फ्रंट ग्लास पर चेहरा था, बाहर जमीन पर कोई नहीं। मैंने ऊपर देखा, गलियों में बस धुंध घूम रही थी, पेड़ हिल रहे थे, पर कोई इंसान नहीं था। फिर भी अभी कुछ सेकंड पहले वही चेहरा फ्रंट ग्लास पर था। क्या वो दिखा या वो बस के अंदर था? मैं बिना कुछ बोले अंदर आया। सभी यात्री मेरी तरफ टकटकी लगाए थे, जैसे मैं ही उनकी सुरक्षा का अकेला सहारा हूं। पर मैं खुद टूट रहा था। बस का फ्रंट ग्लास अब बिल्कुल साफ था, चेहरा गायब, पर कांच पर एक धुंधली हथेली का निशान अभी भी दिख रहा था, लंबी उंगलियों की छाप। मैं उसे देखकर समझ गया कि यह हवा या धुंध का काम नहीं था। गुलशन ने धीमे से कहा, भैया लोग कहते थे वो आदमी ठंड में कोट डालकर रात को चलता था, उसी बंगले के पास। एक बस ड्राइवर ने उसे देखा भी था, पर ब्रेक नहीं लगा पाया। आदमी यहीं रोड पर मरा था। उसने उंगली से उसी जगह की ओर इशारा किया जहां भी कुछ मिनट पहले वो खड़ा दिखा था। कहते हैं जो बसें इस रोड से गुजरती हैं वो उनकी खिड़कियों के साथ चलता है, अपनी मौत की रात खोजता है, अपना आखिरी सफर दोहराता है। मैंने हाथ स्टीयरिंग पर रखा, पसीना हथेलियों से बह रहा था, पर हवा हड्डियों तक ठंडी थी। गुलशन ने आखिरी बात कही, भैया जो मरने से ठीक पहले किसी की तरफ देख ले वो उसकी बस से उतरता नहीं, साथ साथ चलता है। मैंने बस दोबारा स्टार्ट की। इंजन चल पड़ा, पर अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया हमारे साथ बैठ गई हो। मैं सड़क पर नजरें जमाए चल पड़ा, पर मन में एक ही सवाल कौन रहा था। बस उस मोड़ से गुजर चुकी थी जहां वो कोट वाला आदमी दिखाई देता था, पर मेरा डर अभी भी वहीं अटका था। जब कोई चीज सामने से गायब हो जाए तो मन उसे भूलता नहीं, बल्कि और गहराई से पकड़ लेता है। मैं लगातार रियर व्यू मिरर में झांकता रहा, कहीं पीछे से आता ना दिख जाए। बाकी यात्री भी चुप। किसी ने फुसफुसाकर तक नहीं पूछा कि अब सब ठीक है या नहीं। शायद वे भी जानते थे कि इस रास्ते पर कोई भी चीज ठीक नहीं हो सकती। करीब आधे घंटे बाद सड़क के एक हिस्से पर धुंध कुछ ज्यादा घनी होने लगी। बस की हेडलाइट धुंध को काटने की कोशिश कर रही थी, पर रोशनी फैलने के बजाय धुंध में ही समा जाती। मुझे कुछ हल्का सा चक्कर जैसा लगा। भूख और डर दोनों एक साथ पेट में मरोड़ डाल रहे थे। मैंने गुलशन से कहा, आगे ढाबा आए तो बस रोक देंगे, थोड़ा पानी वानी पी लेंगे। गुलशन ने सिर हिलाया। उसकी आवाज में डर कम, थकान ज्यादा थी। शायद वे भी इस रात से निकलना चाहता था। कुछ दूर चलने पर सड़क के बाएं तरफ एक पुराना ढाबा दिखा। टीन की छत, मध्यम लाइट और सामने 2-3 ट्रक खड़े। ये देखकर थोड़ी राहत हुई, कम से कम वहां इंसान तो थे। मैंने बस धीरे धीरे मोड़ी और ढाबे के सामने पार कर दी। इंजन बंद होते ही सन्नाटा गहरा गया। बस की हल्की गर्मी बाहर के ठंड से भिदने लगी। मैं बाहर निकला तो पहली ही सांस में ठंडी हवा फेफड़ों में ऐसे घुसी जैसे किसी ने बर्फ का गोला पेट में रख दिया। ढाबे की तरफ कदम बढ़ाए, पर तभी नजर बस की दाईं तरफ गई। खिड़कियों की लंबी कतार और हर खिड़की पर धुंध और उसी धुंध में निशान। मैं पहले तो समझ नहीं पाया कि यह वाकई कुछ है या मेरी आंखों का वहम, पर जब पास गया तो दिल धक से रह गया। पूरे शीशे पार उंगलियों के निशान थे, लंबे टेढ़े और ऐसे जैसे किसी की उंगलियों में हड्डियां कम, परतें ज्यादा हों। निशान खिड़कियों पर आगे पीछे खींचे हुए थे, जैसे उसने पूरे रास्ते बस के साथ साथ चलते हुए शीशे को पकड़ने की कोशिश की हो। मैं एक पल के लिए वहीं जम गया। ये निशान ताजे थे, इतने साफ कि लगता था अभी अभी बने हो।
गुलशन भी पास आ गया और उसे देखते ही उसने बिना बोले अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें फैल गईं जैसे कोई पुरानी डरावनी कहानी अचानक सामने खड़ी हो गई हो। मैंने धीरे से कहा, ये ऐसे नहीं बनते गुलशन, हवा से नहीं, धुंध से नहीं, ये किसी के हाथ से ही आए हैं। गुलशन डरते हुए फुसफुसाया, भैया उसने बस छोड़ी ही नहीं, हम समझ रहे थे गया होगा। उसकी बात बीच में ही अटक गई, जैसे उसने खुद को रोक लिया हो। ढाबे वाला हमारे पास आया, मोटा सा आदमी, दाढ़ी में धूल जमी हुई। उसने खिड़की के निशान देखे तो भौहें चढ़ाकर बोला, ये कब बने? मैं चुप रहा। सच बताने पर पता नहीं कोई क्या सोचेगा, पर उसने बिना मेरे बोलने का इंतजार किए खुद ही अनुमान लगा लिया। आप लोग उस बंगले वाले हिस्से से आए हो? मैंने सिर्फ सिर हिला दिया। ढाबे वाले ने लंबी सांस ली। वहां जो दिखता है ना कोट वाला, उसको कई ड्राइवरों ने देखा है, पर उसके हाथ के निशान कम ही रहते हैं। जिनको दिखते हैं उन पर उसका साया चिपक जाता है। मेरी रीढ़ में फिर वही ठंड दौड़ गई। मैंने पूछा, साया मतलब? वो धीमे स्वर में बोला, मतलब वो आपके साथ रहता है, खिड़कियों पर, शीशों पर, यहां तक कि कभी कभी पीछे की सीटों पर भी। खुद को दिखाता तब है जब आप उसकी तरफ देखने की गलती करते हो। मैंने दूर बस की खिड़कियों की कतार देखी। चांदनी कम थी, पर उंगलियों के निशान साफ चमक रहे थे, लंबे, खिंचे हुए, जैसे बार बार बनते बिगड़ते हुए। ढाबे वाले ने पानी सामने रखा। मैंने हाथ उठाया ही था कि रुक गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। गुलशन ने जल्दी से गिलास पकड़ लिया। कुछ मिनट बस ढाबे की रोशनी में खड़ी रही, पर मेरा ध्यान बस के अंदर ही अटका रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीतर घुस आया हो। सीटों के बीच हवा चल रही थी, पर खिड़कियों का धुंधला कांच और उन पर उंगलियों के ताजे निशान मेरे अंदर अजीब सा दबाव बना रहे थे। मैंने ढाबे वाले से कहा कि मैं आगे बढ़ूंगा। उसने कहा, ध्यान रखना, और अगर रास्ते में कोई चलता दिखे मत देखना उसकी तरफ। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और बस की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही हल्की सी नमी और ठंडक का झोंका अंदर से बाहर आया, जैसे कोई अभी अभी निकला हो। मैंने बस चालू की, इंजन घर घर आया। सीट पर बैठते हुए एक बार फिर खिड़की की तरफ देखा। उंगलियों के निशान अभी भी थे, पर अब उनमें एक बदलाव था। दो निशान आगे बढ़कर जैसे चेहरे की आकृति बनाने लगे थे। गोल सी जगह, दो आंखों जितनी दूरी पर धुंधले धब्बे। मेरा माथा ठंडा पड़ गया। गुलशन ने धीरे कहा, भैया ये तो चेहरा बन रहा है। मैंने बिना कुछ उत्तर दिए बस आगे बढ़ा दी। ढाबा पीछे छूट गया और अंधेरा दोबारा हमें घेरने लगा। सड़क पर रोशनी कम थी, हवा बर्फ सी ठंडी, लेकिन अब मेरी निगाह लगातार दाईं खिड़कियों पर टिक रही थी। भय से नहीं, मजबूरी से। डर तब ज्यादा लगता है जब आप जान लें कि कोई आपके साथ है, पर दिखे नहीं। बस बांधा रोड के सुनसान हिस्से में प्रवेश कर चुकी थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई वाहन नहीं दिख रहा था। पेड़ों की लंबी परछाइयां ऐसे डोल रही थी जैसे कोई काला धुआं हवा में तैर रहा हो। मैंने खिड़की की तरफ फिर देखा। निशान धीरे धीरे मिट रहे थे, पर मिटते मिटते एक नया निशान बन रहा था। ऐसा जैसे किसी ने हाथ की पीछे वाली तरफ से कांच पर दाब दिया हो। फिर एक उंगली ने धीरे से अंदर की ओर इशारा किया, जैसे वो पूछ रहा हो, तू देखेगा नहीं, तू डरता क्यों है? मैंने एक झटके में नजर घुमा ली और बस की रफ्तार बढ़ा दी। हवा अब बस के अंदर तक पहुंच रही थी, जैसे खिड़कियों के बीच कोई दरार खुल गई हो। मैंने गुलशन से कहा, लोगों को बता दिया करो, बांदा रोड पर अगर पुरानी कोट वाला आदमी साथ चलता दिखे, बस की रफ्तार कम मत करना, उसकी तरफ मत देखना। गुलशन ने घबरा कर पूछा, और अगर उसने आवाज दी तो? मैं धीमी आवाज में बोला, आवाज देती हुई चीजें जिंदा नहीं होती, जिनकी परछाइयां बस की खिड़की में दिखती हैं। मैंने सर्द रात की हवा में आखिरी बार दाईं खिड़कियों की कतार देखी, और वहां कांच पर हल्की धुंध में एक चेहरा उभर रहा था, लंबा, सफेद, और उसकी आंखें लाल थी। उस दिन के बाद मैंने रात की ड्यूटी छोड़ दी, पर आज भी नए ड्राइवरों को एक बात समझाता हूं, अगर कभी बांदा रोड की सर्द रात में बस की खिड़की पर उंगलियों के निशान दिखें तो समझ लेना वो अभी भी वहीं चल रहा है।